नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम छायावाद से संबंधित विगत परीक्षाओं में पूछे गए सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को व्याख्यात्मक तरीके से हल करेंगे। इसके साथ में ट्रिक की सहायता से याद करने का भी प्रयास करेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, छायावाद और छायावाद का पहला प्रश्न है कि छायावादी प्रवृत्ति की रचना सबसे पहले दिखाई पड़ी, यानी कि जो छायावादी प्रवृत्ति है उसकी रचना सबसे पहले कहाँ पर दिखाई पड़ी है। विकल्प बता रहे हैं कि मुकुटधर पांडे की रचनाओं में, विकल्प बी सुमित्रानंदन पंत की कविताओं में, विकल्प सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचनाओं में, या फिर विकल्प डी श्रीधर पाठक की रचनाओं में। तो आप निश्चित रूप से इस प्रश्न को अगर देखा जाए तो विकल्प ये मुकुटधर पांडे की रचनाओं इज राइट आंसर, यानी कि जो छायावाद की प्रवृत्ति है सबसे पहले मुकुटधर पांडे जी की रचनाओं में दिखाई देता है। और बात करें छायावाद का समय, तो आपको पता होना चाहिए कि छायावाद 1918 से लेकर के 1936 ईस्वी तक का जो समय होता है ये छायावाद का समय है। और जब छायावाद की क्लास हम ले रहे थे तो हमने आपको ट्रिक बताया था कि व्यक्ति 18 से 36 वर्ष तक छाया रहता है। जिस भी फील्ड में आप रहेंगे निश्चित रूप से 18 वर्ष से 36 वर्ष का जो समय होता है ये क्लू है, छाया व्यक्ति छाया रहता है। क्रिकेट के जगत में हो, चाहे पढ़ाई के जगत में हो, चाहे पहलवानी की जगत में हो, किसी भी फील्ड में अगर आप हैं तो 18 से 36 वर्ष तक की जो उम्र होती है उसमें व्यक्ति छाया रहता है। तो छायावाद का समय है, ठीक है ना। और एक प्रश्न ये बनता है कि छायावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, तो बिल्कुल आप सही समझिएगा, प्रश्न मुकुटधर पांडे ने जो है सबसे पहले छायावाद शब्द का प्रयोग किया था। और सबसे पहले शब्द का प्रयोग किया इस कारण से आप कह सकते हैं कि छायावादी प्रवृत्ति की सबसे पहली जो रचना है वो दिखाई देती है किसकी रचना में, बिल्कुल विकल्प ए मुकुटधर पांडे की रचना में दिखाई देता है, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 2 है कि कामायनी के संदर्भ में असत्य कथन को चिन्हित कीजिए, यानी कि कामायनी रचना किसकी है, प्रसाद जी की। कब लिखा गया, 1935 में, है ना। कामना करते हैं भगवान 3-5 ना हो, 3-5 माने 3-5 1935 में, ठीक है ना, लिखी गई रचना है, प्रसाद जी द्वारा लिखा गया है। और कह रहे हैं कि इसके संदर्भ में असत्य कथन को चिन्हित करना है। असत्य कथन क्या है, विकल्प ये बता रहे हैं कि यह कृति आभेद मूलक आद्वैत का शंखनाद करती है, तो बिल्कुल ये तो सही है। विकल्प बी यह नारी सृष्टि के लिए संजीवनी है, ये भी सही है। विकल्प सी इस कृति में मानवीय संवेगों का उदात्तीकरण नहीं है, तो गलत है, इसमें मानवीय संवेगों का उदात्तीकरण है। और विकल्प डी है कि यह शाश्वत जीवन और मानुष कल्याण का काव्य है, ये भी सही है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 2 का विकल्प ए, बी, डी तीनों विकल्प सही है, लेकिन विकल्प सी जो है इस कृति में मानवीय संवेदों का उदात्तीकरण नहीं है, ये विकल्प गलत है। तो प्रश्न संख्या 2 का उत्तर जो होगा विकल्प सी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 3 है कि मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान जीवन का यह शाश्वत प्रमाण करता हूँ तुझको अमृतत्व दान। उपयुक्त पद में अस्तित्व ज्ञान भूल चुके को अमृतत्व देने की बात की गई है, ऐसा संभव होने का आधार है ना। क्या आधार है कि ऐसा संभव हो सकता है। अब विकल्प ये बता रहे हैं कि यह है भूलने वाला सरलता से नया ज्ञान ग्रहण कर लेता है, कि जो व्यक्ति भूलने वाला है वो सरलता से ज्ञान ग्रहण कर लेगा, ऐसी कोई बात तो है नहीं। विकल्प भी बता रहे हैं कि भूलने वाला अपने क्षणभंगुर अस्तित्व को भुलाकर शाश्वत के प्रति चेतन होने की स्थिति में आ चुका है। विकल्प सी है अस्तित्व ज्ञान भुला करके अस्तित्वहीनता की दशा में पहुंचा हुआ व्यक्ति शाश्वत को ग्रहण कर सकता है, ये बिल्कुल सही है ना, कि अस्तित्व ज्ञान को भुला करके व्यक्ति अस्तित्वहीनता की दशा में पहुंचा हुआ है तो व्यक्ति शाश्वत को ग्रहण कर सकता है, ठीक है ना। तो प्रश्न संख्या 3 का विकल्प सी इज राइट आंसर। और चौथा विकल्प अब हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा टाइम का लॉस होता है और आज के सेशन में लगभग 100 प्रश्नों को हम लोग देखना चाहेंगे, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 4 है कि आधुनिक काल के तीसरे उत्थान की प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्ति है। आधुनिक काल का तीसरा उत्थान कौन है। पहला उत्थान आप देख रहे हैं भारतीय युग, दूसरा द्विवेदी युग और तीसरा है छायावाद युग। यही छायावाद युग जिसे हम लोग पढ़ रहे हैं, जो कि वर्ष 1918 से लेकर के 1936 ईस्वी तक का काल है। तो कह रहे हैं प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्ति है। विकल्प भी कह रहे हैं कि प्रगतिवाद, विकल्प बी प्रयोगवाद, विकल्प सी हालावाद और विकल्प डी है छायावाद। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, प्रश्न संख्या 4 का विकल्प डी छायावाद इज राइट आंसर। 18 से 1936 इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 5 है कि कामायनी किसकी पुत्री है। दिमाग में रखिएगा, विकल्प बता रहे हैं श्रद्धा की, विकल्प बी मनु की, विकल्प सी काम की या फिर विकल्प डी है
है ना, ईड़ा की। तो बिल्कुल सही आप समझ रहे हैं। प्रश्न संख्या 5 का विकल्प सी काम की इज राइट आंसर। ठीक है ना। कामायनी, का से कामायनी, का से काम की 1936 में लिखी गई पुस्तक है, प्रसाद जी की है, इसे ध्यान में रखिएगा। कुल इसमें 15 सर्ग हैं और पहला सर्ग क्या है, चिंता है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 6 है कि प्रसाद की गीत कला का उत्कृष्ट रूप है ना उनके किस संकलन में दिखाई देता है। तो प्रसाद की जो गीत कला के उत्कृष्ट रूप का दर्शन किस कृति में दिखाई देगा। विकल्प ये बता रहे हैं कि झरना में, झरना 1918 में लिखी गई है, ध्यान में रखिएगा। विकल्प भी बता रहे हैं कि आंसू, आंसू 1925 में, और आंसू को हिंदी का मेघदूत कहा जाता है। विकल्प सी तरंग में, या फिर विकल्प डी लहर। लहर की बात करते हैं तो लहर तिरछे तिरछे चलती है, इन्हीं की 1933 में लिखी गई है। तो कह रहे हैं कि प्रसाद की गीत कला का उत्कृष्ट रूप किसमें मिलता है। तो भैया देखिए, गीत जो होते हैं ना, ऐसी चीज़ है कि मन में लहर ला देती है। तो लहर फार लहर इज राइट आंसर। प्रसाद के गीत है ना के उत्कृष्ट रूप उनके किस संकलन में दिखाई देते हैं। तो प्रश्न संख्या 6 का विकल्प डी लहर इज राइट आंसर। ठीक है ना, चलिए। प्रश्न संख्या 7 है कि किस कवि के कृति को छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है। ठीक है ना, छायावाद का घोषणा पत्र। विकल्प कह रहे पंत, विकल्प बी प्रसाद, विकल्प सी महादेव वर्मा, विकल्प डी राम कुमार वर्मा। तो देखिए, पा से पल्लव, पा से पंत्र, पा से पत्र। ठीक है ना। तो सुमित्रानंदन पंत का जो कृति है पल्लव, उसी पल्लव को छायावाद का घोषणा पत्र कहते हैं, उसी को मैनिफेस्टो भी कहते हैं। तो बिल्कुल आपने सही समझा, पा से पल्लव, पा से पंत, पा से घोषणा पत्र। ठीक है ना। तो प्रश्न संख्या 7 का विकल्प ये सुमित्रानंदन पंत इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 8 है, प्रश्न संख्या 8 है कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है। इस प्रश्न की चर्चा मैं कई बार कर चुका हूँ, है ना। और देखिए, प्रश्न पूछा गया है कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है। विकल्प नागेंद्र, विकल्प बी गंगा गजानन माधव मुक्तिबोध, विकल्प सी इंद्रनाथ मदान, और विकल्प डी है शांतप्रिय द्विवेदी। तो बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 8 का विकल्प डी शांतप्रिय द्विवेदी इज राइट आंसर। कामायनी की रचना 1935 में। कामायनी में सर्ग 15, ध्यान में रखिएगा। और कामायनी का जो छंद था वो ताटंद छंद इज राइट आंसर। ध्यान में रखिएगा कि ताटंद छंद उसमें है, शांत रस है, आनंद दर्शन की स्थापना उसमें की गई है। तो ये सब चीज़ों को भी आप दिमाग में बैठा लीजिएगा। ठीक है ना। और कामायनी को छायावाद का उपनिषद कौन कह सकता है। देखिए, जब कोई व्यक्ति शांति होगा, अप्रिय व्यक्ति होगा, तो कामायनी को उपनिषद कहेगा। शांतप्रिय द्विवेदी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न संख्या 9 है कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, इस पंक्ति है ना, नारी तुम केवल श्रद्धा हो पंक्ति किस रचना में है। यानी कि किस रचना से ये पंक्ति ली गई है। विकल्प बता रहे हैं कामायनी में, विकल्प बी साकेत, विकल्प सी चंद्रगुप्त, विकल्प डी भारत भारती। बात करें कामायनी की, तो कामायनी 1935 में लिखी गई प्रसाद जी की रचना है। और इसी कामायनी में कहा गया है कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रतन नकपक तल में, तुम पृष्ठो सिवाह करो जीवन के सुंदर समतल में। तो बिल्कुल प्रश्न संख्या 9 का विकल्प इज राइट आंसर। साकेत 1931 में लिखा गया, मधुसूदन गुप्त का काव्य है। भारत भारती 1912 में लिखा गया, ये भी ध्यान में रखिएगा, मधुसूदन गुप्त जी का काव्य है। चंद्रगुप्त की बात करते हैं तो प्रसाद जी का है 1930 में, ध्यान में रखिएगा। तो बिल्कुल आपने सही समझा। प्रश्न संख्या 9 का विकल्प ये कामायनी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 10 है कि किस छायावादी कवि को प्रकृति का सुकुमार कवि कहते हैं। अब प्रकृति का सुकुमार कवि तो रटा हुआ है, बिल्कुल विकल्प ये पंत इज राइट आंसर। पास से प्रकृति, पास से पंत, पास से प्रकृति, पास से पंत, पंत प्रकृति का सुकुमार कवि। ठीक है ना, इसे ध्यान में रखिएगा। तो प्रश्न संख्या 10 का विकल्प ए सुमित्रानंद पंत इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 11 है धिक जीवन पाता जो आया है विरोध, पंक्ति में किसके जीवन सत्य की अभिव्यक्ति मिलती है। धिक जीवन जो पाता आया ही विरोध, है ना। और बात करें जिस पंक्ति को संकेत किया जाता है, सबसे ज़्यादा विरोध अगर किसी कवि का हुआ है तो बिल्कुल आप समझ रहे हैं उसी कवि का हुआ है, जिसके बारे में कहा जाता है कि धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध। ठीक है ना, किसके लिए है। विकल्प कह रहे हैं निराला, विकल्प बी हनुमान, विकल्प सी लक्ष्मण, विकल्प डी विभीषण। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। प्रश्न संख्या 11 का विकल्प ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इज राइट आंसर। ठीक है ना। तो आप कह सकते हैं कि निराला जी का जो जितना भी आप कह सकते हैं सबसे ज़्यादा विरोध अगर किसी का हुआ है तो विकल्प ये निराला जी का, कवियों ने घोर विरोध किया था। ठीक है ना। प्रश्न संख्या 12 है कि छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियाँ कौन सी हैं। छायावाद की प्रमुख प्रवृत्ति कौन सी है। विकल्प अलंकारिक, विकल्प साहित्यिक, विकल्प शैलीगत, विकल्प डी
प्रायोगिक है ना। तो छायावाद की प्रमुख प्रवृत्ति कौन सी है, इसे ध्यान में रखना होगा। चार विकल्प नजर दौड़ाएंगे तो निश्चित रूप से आपको विकल्प सी मिल जाएगा, शैलीगत इज राइट आंसर। ठीक है ना। तो प्रश्न संख्या 12 का विकल्प सी शैलीगत इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 13 है कि इतने ढेर सारे विकल्प आपको दिखाई दे रहे हैं, 4 विकल्प देख सकते हैं और उस विकल्प से संबंधित प्रश्न पूछ रहा है कि छायावाद पर विचार करते हुए हिंदी के कई प्रतिष्ठित आलोचक निर्देश देते हैं कि हिंदी में छायावाद बंगला साहित्य का अनुकरण पर आया है। इस संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है ना, कि जो छायावाद आया है ये किसके, तो बता रहे हैं कि बंगला साहित्य के अनुकरण पर आया है। तो इस संदर्भ में कौन सा कथन सही है। विकल्प ये कह रहे हैं कि बंगाल की अन्य विधाओं की तरह उसकी छायावादी कविता का भी अनुकरण छायावादी कवियों ने किया। विकल्प बी कह रहे हैं, तो सारा विकल्प ना पढ़ते हुए हम लोग सही विकल्प पे आ जाते हैं कि विकल्प ये है कि बंगला साहित्य में छायावाद युग नाम का कोई युग हुआ ही नहीं। अपनी आधारहीन कल्पना पर ही हिंदी आलोचक ऐसा मत प्रसारित करते हैं, है ना। तो आप कह सकते हैं कि बंगला साहित्य में छायावाद नाम का कोई युग ही नहीं हुआ था, बस केवल आधारहीन कल्पना की जा रही है। तो प्रश्न संख्या 13 का विकल्प डी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 14 है कि हरिओध जी के प्रिय प्रवास महाकाव्य में सर्गों की संख्या कितनी है। प्रिय प्रवास में कितने सर्ग हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए प्रिय प्रवास किसकी रचना है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध की। और हम लोग यही पढ़ रहे थे कि अयोध्या से किसका, बोले प्रिय का प्रवास हो रहा है और एक साथ हो रहा है, एक साथ 14 वर्ष के लिए 1914 में लिखी गई रचना है, एक साथ प्रवास होता है। तो एक साथ 17 सर्ग इसमें है, इसे ध्यान में रखिएगा। तो प्रश्न संख्या 14 का विकल्प ए 17 इज राइट आंसर। अब यहीं पे देख लीजिए साकेत की बात कर रहे हैं, साकेत में 12 सर्ग हैं, कामायनी में 15 सर्ग हैं, ये भी ध्यान में रख लीजिएगा कि कभी कभी प्रश्न यहाँ से बन जाते हैं। प्रश्न संख्या 15 है कि निराला के अनुसार हिंदी में मुक्त काव्य किस छंद की बुनियादी पर सफल हो सकता है ना। कह रहे अगर हिंदी में आपको मुक्त काव्य करना है तो किस छंद की बुनियाद आपको बनानी पड़ेगी कि उस बुनियाद के आधार पर आपका जो मुक्त छंद है वो सफल हो जाएगा। ठीक है ना। कह रहे रोला पर, या फिर विकल्प बी दोहा पर, विकल्प सी चौपाई पर, या फिर विकल्प डी कवित्व पर। तो बिल्कुल सही है कि अगर आप हिंदी में कोई मुक्त काव्य करना चाह रहे हैं, मुक्त छंद लिखना चाह रहे हैं, तो बिल्कुल विकल्प डी कवित्व इज राइट आंसर, है ना। तो आपकी बुनियाद सफल होगी कवित्व पर, कवित्व छंद आप करेंगे तभी आपका मुक्त काव्य सफल होगा, इसे ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 16 है कलाधर उपनाम से रचना करने वाले, तो कलाधर आप ध्यान बिल्कुल समझ गए। प्रश्न संख्या 16 का विकल्प डी जयशंकर प्रसाद इज राइट आंसर। और जयशंकर प्रसाद जी का एक अन्य नाम था झारखंडी भी, इसे भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना। और 1889 में इनका जन्म हुआ था, 1932 में इनका देहांत हुआ था, इसे भी ध्यान में रखिएगा। ठीक, चलिए प्रश्न संख्या 17 है कि दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, का पंक्तियाँ किस कृति से ली गई हैं। दुख ही जीवन की कथा रही, है ना। ये पंक्ति किसकी है, निराला जी की है, इसे ध्यान में रखिएगा। और कृति कौन सी होगी, अब निराला की कृति है, तो बिल्कुल विकल्प बी सुरज स्मृति राइट आंसर। सुरज निराला जी की प्रिय पुत्री हैं और जब इनका देहांत हो जाता है तो उनके देहांत के समय इन्होंने इस पंक्ति को कहा था, तो दिमाग में रख लीजिएगा, दुख ही जीवन की कथा रही, है ना। विकल्प बी सुरज स्मृति इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 18 है कि स्नेह निर्झर बह गया, रेत जो तन रह गया, उपयुक्त गीत किस कवि की है। अब देखिए निर्झर बह जाएगा, है ना, कब बहेगा, बोले सर जब सूर्य देखेगा ना, तो सूर्य को देख करके जो निर्झर है, जो झरना है, जो बर्फ है, वो पिघल जाएगी, बह जाएगी। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और दूसरी ये भी ट्रिक ले लीजिएगा, जब इसने स्नेह निर्झर बह जाएगा तो क्या हो जाएगा, बड़ी निराली बात होगी। तो निराला जी की पंक्ति है कि स्नेह निर्झर बह गया, है ना। स्नेह निर्झर बहता है, कैसे बहता, बोले सूर्य को देखकर। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की ये पंक्ति है, इसको दिमाग में बैठा लीजिएगा। स्नेह निर्झर बहता है कैसे, बोले सूर्य को देख करके बह जाता है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 19 है निम्नलिखित में से एक कथन गलत है और जो कथन गलत है उसी को आपको छांटना है। तो बिल्कुल विकल्प कह रहे हैं कामायनी प्रसाद जी का लिखा हुआ महाकाव्य, है ना, बिल्कुल सही है, 1935 में लिखा गया है, 15 सर्ग है, ताटन छंद है। ठीक है। विकल्प भी कह रहे हैं प्रसाद आंसू जी द्वारा लिखा गया खंड काव्य है, बिल्कुल 1925 में और कहते हैं आंसू तू पहुँच, है ना, तू पाँच 25 में। काव्य कला तथा अन्य निबंध प्रसाद द्वारा लिखित है, ये भी सही है, काव्य कला। विकल्प डी कह रहे हैं कि इरावती प्रसाद द्वारा लिखी गई कहानी है, ये गलत है, बल्कि आप कह सकते हैं कंकाल, तितली और इरावती प्रसाद जी द्वारा लिखे गए उपन्यास हैं। और जो इरावती उपन्यास है बिल्कुल अपूर्ण उपन्यास है,
तो ध्यान में रखिएगा प्रश्न संख्या 19 का विकल्प डी इरावती प्रसाद द्वारा लिखी गई कहानी नहीं बल्कि उपन्यास है, और उपन्यास में भी अपूर्ण उपन्यास है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 19 का विकल्प डी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 20 है कि छायावाद की निम्नलिखित विशेषताएं हो सकती हैं। कौन कौन सी विशेषताएं हो सकती हैं? विकल्प बता रहे हैं कि विशेषण विपर्य बिल्कुल हो सकता है, विकल्प बता रहे हैं स्वच्छंद भावावेश बिल्कुल होगा, विकल्प सी है मूर्ति विधान भी होगा, और विकल्प डी यानी कि 4 इतिवृत्तात्मकता। तो भैया इतिवृत्तात्मकता नहीं होती है, बल्कि ये तो अवद्वितीय की विशेषता है। तो निश्चित रूप से आप कह सकते हैं 1, 2 और 3 ये 3 विशेषताएं हो सकती हैं, और 1, 2, 3 जिसमें मिल जाए उसी कूट को आप सही कर लीजिएगा। तो प्रश्न संख्या 1 का आप देख रहे हैं 20 का ए 1, 2, 3 इज राइट आंसर। तो प्रश्न संख्या 20 का विकल्प ए इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 21 है सुमित्रानंद पंत की सुप्रसिद्ध कविता परिवर्तन के किस काव्य संकलन में सर्वप्रथम प्रकाशित हुई थी? तो देखिए कह रहे हैं परिवर्तन कविता सबसे पहले किस संकलन में प्रकाशित हुई थी? तो देखिए पा से परिवर्तन है और पा से पल्लव है। तो प्रश्न संख्या 21 का परिवर्तन पल्लव का होता है। आप लोग देखे होंगे कभी पल्लव हरा हो जाएगा, कभी पल्लव सूख जाएगा, फिर गिर जाता है, दिमाग में रख लीजिएगा। तो परिवर्तन को ऐसे पल्लव से जोड़ लीजिएगा कि पा से पल्लव, पा से परिवर्तन, और पा से पहला और पा से घोषणा पत्र, ध्यान में रखिएगा, है ना। इसी पल्लव को सुमित्रानंद पंत छायावाद का पहला घोषणा पत्र कहा गया है। तो इसी पल्लव में ही परिवर्तन की, है ना, सबसे पहले। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 21 का विकल्प सी पल्लव इज राइट आंसर। चलिए प्रश्न संख्या 22 है निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर किस रचना का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा है? तो राम की शक्ति पूजा पर सबसे ज़्यादा प्रभाव किस पर होगा भैया? राम की शक्ति तो रामायण से होना चाहिए। राम की शक्ति रामायण पर कृतिवास रामायण, है ना। तो प्रश्न संख्या 22 का विकल्प बी कृतिवास रामायण का राम की शक्ति पूजा पर ज़्यादा प्रभाव पड़ा है, इसे ध्यान में रखिएगा। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि राम शक्ति तो किस में वास करती है? बोले सर कृतिवास रामायण में। राम की शक्ति वास देखिए दिया है ना, वास फॉर वास, है ना, कृतिवास रामायण में। राम की शक्ति कृतिवास रामायण में, ऐसे ध्यान में बैठाइएगा, याद हो जाएगा। कभी भी परीक्षा में आएगा तो गलत होने की कोई संभावना नहीं रहेगी। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 23 है कि अंग्रेजी में जिसे रोमांटिज्म कहते हैं हिंदी में उसे क्या कहते हैं? भैया अंग्रेजी में जो रोमांटिज है ना, उसी को विकल्प सी छायावाद कहते हैं। हिंदी में छायावाद है, और रोमांटिक व्यक्ति होता है ना 18 से लेकर के 36 वर्ष तक का जो व्यक्ति होता है वो रोमांटिक होता है, रोमांटिज्म, है ना, और छायावाद, इसे ध्यान में रखिएगा। निश्चित रूप से प्रश्न संख्या 23 का विकल्प सी छायावाद इज राइट आंसर। अगला प्रश्न संख्या 24 है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, नीचे दिए गए कूट की सहायता से इनको मिलाना है। यानी कि सूची 1 में देख रहे हैं आप रचनाएं, और सूची 2 में देख रहे हैं रचनाकार, इनको मिलाना है। तो विकल्प ये है वीर पंचरत्न। अब वीर पंचरत्न किसका होगा? बोले सर लाला का जो रत्न है वीर है, लाला वीर पंचरत्न। उलाहना, भैया उलाहना देखो अमीर देता है, अमीर व्यक्ति उलाहना देगा, उलाहने में गाली भी देगा, तो अमीर व्यक्ति उलाहना, अमीर अली, ठीक है ना। और मात्र की वंदना करोगे भैया तो रत्न मिलेगा, गिरधर शर्मा रत्न, मातृवंदना रत्न है, रत्नपार गिरधर शर्मा नवरत्न। और कानन कुसुम का मुकुट लगा लीजिए, है ना, कानों में कुसुम पहनिए और ऊपर मुकुट लगाइए, तो मुकुटधर पांडे। कानों में कुसुम पहनिए और ऊपर मुकुट लगाइए, तो मुकुटधर पांडे। अब इस प्रकार से आप देखेंगे कि 1 का विकल्प 4 और 2 का विकल्प आपने देखा 3, तो 1 का 4 देखिए और 2 का 3 देख लीजिए, इसके हिसाब से आप लगा लीजिए। 1 का 4, 2 का 3, बिल्कुल आप देख रहे हैं विकल्प सी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 25 है कि पंत जी को ग्राम्याकृति का संबंध, यानी पंत जी की जो ग्राम्याकृति है उसका संबंध किससे है? तो देखिए गा से ग्राम्या, गा से ग्राम, ग्राम्या ग्राम होगा ही, इसे ध्यान में रखिएगा। तो ग्रामीण परिवेश से इसका संबंध होगा, ग्राम्या ग्रामीण, ठीक है ना। तो प्रश्न संख्या 25 का विकल्प ए ग्रामीण परिवेश से इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 26 है कि कामायनी की श्रद्धा का प्रतीक क्या होता है ना। देखिए भाई प्रतीक भी आप जानते हैं, और श्रद्धा हम लोग हृदय में रखते हैं। अगर आप किसी के प्रति श्रद्धा रखेंगे तो हृदय श्रद्धा रखेंगे, है ना। तो हम लोग जिसके प्रति श्रद्धा रखते हैं तो भैया श्रद्धा तो हृदय में रखते हैं, तो हृदय से, ठीक है ना। तो प्रश्न संख्या 26 का विकल्प सी हृदय इज राइट आंसर। बुद्धि किसी की बुद्धि कहते हैं एड़ा हो गया है, तेरी बुद्धि एड़ा है, तो ईड़ा ध्यान में रखिएगा। मन, माँ से मन है, रत्न, एक रत्न है, ध्यान में रखिएगा, मन रत्न से।
है ना। तो ये सब चीज़ें आपके दिमाग में रखना चाहिए, और अगर छोटे मोटे प्रश्न अगर बन जाएं तो निश्चित रूप से आप उसको सही कर सकते हैं। तो कामायनी 1935 में लिखा गया, 15 इसमें सर्ग हैं, है ना, और पात्र है मनु, श्रद्धा, ईड़ा, मानव, जिसमें मानव मन का प्रतीक है, ईड़ा बुद्धि का, और मानव कुमार का प्रतीक है, इसे ध्यान में रखिएगा। कामायनी का दर्शन जो है समरसतावाद या आनंदवाद है, और प्रमुख छंद है ताटंद छंद, अंगिरस शांत है। और अभी आपने देखा था कि शांत प्रिय द्विवेदी जी ने इसको क्या कहा था, छायावाद का उपनिषद कहा था, ठीक है ना। तो फिलहाल एक बार देख लीजिएगा कि हृदय में, श्रद्धा हृदय में रखते हैं, हृदय फॉर हृदय, है ना, श्रद्धा फॉर हृदय, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 26 का विकल्प सी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 27 है कि साहित्यिक क्षेत्र में सर्वाधिक विरोध किसका हुआ है। अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि निराली बात है कि एक ही व्यक्ति का खूब विरोध क्यों हो रहा है, निराला फॉर निराला, है ना। सबसे ज़्यादा विरोध किसका हुआ साहित्यिक क्षेत्र में, तो विकल्प बी निराला इज राइट आंसर, इसे ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 28 है कि अरविंद दर्शन से बहुत ही प्रभावित थे। अब अरविंद दर्शन से कौन प्रभावित हो गए, सबसे ज़्यादा प्रभावित थे, तो विकल्प सी, है ना, सुमित्रानंदन पंत इज राइट आंसर। देखिए यहाँ पे नंद है और यहाँ पे नंद है, अरविंद नंद और नंद नंद नंद, है ना। तो नंद नंद को मिला दीजिएगा, अरविंद सुमित्रानंद, अरविंद अरविंद, है ना। तो अरविंद सुमित्रानंदन दर्शन से प्रभावित थे। तो प्रश्न संख्या 28 का विकल्प सी इज राइट आंसर, इसे ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 29 है कि तेरा वैभव देखूं या जीवन का क्रंदन देखूं, यह पंक्ति किसकी है ना। तो बिल्कुल आप कह सकते हैं कि हे देवी मैं तेरा वैभव देखूं या तेरे जीवन का क्रंदन देखूं। तो देवी, देवी फार महादेवी वर्मा, हे देवी मैं तेरा वैभव देखूं या जीवन का क्रंदन देखूं, इसे ध्यान में रखिएगा, है ना। देखिए जब व्यक्ति अपने जीवन में दुखी हो जाता है, क्रंदन माने दुख भी होता है, तो क्या करता है, वो देवी जी के वैभव को देखता है और देवी जी के चरणों में जाता है। तो हे देवी मैं तेरा वैभव देखूं या तेरे जीवन का क्रंदन, देवी फार महादेवी वर्मा जी की पंक्ति है, इसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 23 है कि इनमें से कौन सा उत्तर छायावादी कवि नहीं है ना, इसे ध्यान में रखिएगा कि कौन उत्तर छायावादी कवि नहीं है। विकल्प ए नारायण शर्मा, विकल्प बी रामकुमार वर्मा, विकल्प डी सी बच्चन और विकल्प डी है अंचल। तो देखिए नारायण शर्मा, बच्चन और अंचल जी तो हैं, लेकिन विकल्प बी राम कुमार वर्मा जो है उत्तर छायावादी कवि नहीं है, इसे ध्यान में रखिएगा। तो प्रश्न संख्या 30 का विकल्प बी राम कुमार वर्मा इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 30 है कि इस करुणाकलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती है, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती है, इस पंक्ति के रचनाकार, तो बिल्कुल मेरी बहुत फेवरेट पंक्ति है। और प्रश्न संख्या 31 का विकल्प सी इज राइट आंसर, है ना। तो आप कह सकते हैं करुणाकलित, छेकानुप्रास, बहुत सुंदर छेकानुप्रास है, ध्यान में रखिएगा एक बार, है ना। तो विकल्प सी प्रसाद इज राइट आंसर। इस करुणाकलित हृदय में, है ना, इस करुणाकलित हृदय में क्या चाहिए, करुणाकलित हृदय में भैया प्रसाद चाहिए, प्रसाद फार प्रसाद जी की पंक्ति है, इसे ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 32 है कि छायावाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। तो हमने बताया था कि छायावाद अगर करना है, छाया करना है ना, 1918 से 1936 में समय है, तो मुकुट लगा लीजिए। सबसे पहले अगर आपको छाया करना है, और लोग छाया करते थे तो मुकुट लगाते थे, मुकुट फार मुकुटधर पांडे जी ने सबसे पहले छायावाद शब्द का प्रयोग किया है। और आपने देखा था कि छायावाद की प्रकृति सबसे पहले किसके काव्य में थी, तो बिल्कुल मुकुटधर पांडे के काव्य में रहेगी। और मुकुटधर पांडे को सबसे पहले किसने कहा है, ध्यान में रखिएगा, रामचंद्र शुक्ल जी ने, है ना, छायावाद का प्रवर्तक माना है, इसे ध्यान में रखिएगा। तो बिल्कुल आपने सही समझा। प्रश्न संख्या 32 का विकल्प बी मुकुटधर पांडे इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 33 है कि निम्न में से कौन सी कृति जयशंकर प्रसाद की नहीं है। एक कृति नहीं है, तो बिल्कुल कानन कुसुम तो ही है, कानन कुसुम 1913 में, झरना 1918 में, कामायनी 1935 में, कामना करती भगवान 3-5 ना हो, दीप शिखा की बात करते हैं तो 1942 में लिखी गई रचना है, और महादेवी वर्मा जी की रचना है। तो ध्यान में रखिएगा प्रश्न संख्या 33 का विकल्प बी, है ना, बिल्कुल आपने सही समझा, विकल्प बी दीप शिखा इज राइट आंसर। दीप शिखा जयशंकर प्रसाद जी की रचना नहीं है, बल्कि महादेवी वर्मा जी की रचना है। प्रश्न संख्या 34 है कि हिंदी साहित्य में महाप्राण किसे कहते हैं। तो सब लोग जान रहे हैं कि महाप्राण, जो व्यक्ति निराला होगा वही महाप्राण होगा, तो महाप्राण, है ना, ध्यान में रखिएगा। सबसे ज़्यादा विरोध भी इन्हीं का हुआ था, इसे ध्यान में रखिएगा। दुखी जीवन की कथा रही, इन्होंने एक पंक्ति कही है, ठीक है ना। तो बिल्कुल ये प्रश्न संख्या 34 का विकल्प बी निराला इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 35 है कि मिलन का
मत नाम लो मैं विरह में चिर हूँ। यह पंक्ति किस रचनाकार की है कि मिलन का मत नाम लो मैं विरह में चिर हूँ, है ना। तो हे देवी मिलन का नाम मत लो, मिलन का नाम मत लो मैं विरह में चिर हूँ। देवी फार महादेव वर्मा जी की, है ना, ये पंक्ति है, रचना है, इसे ध्यान में रखिएगा। तो प्रश्न संख्या 35 का विकल्प ये महादेवी वर्मा इज राइट आंसर। मिलन माँ से मिलन, माँ से महादेवी, मिलन का नाम लो मत लो देवी मैं विरह में चिर हूँ, ठीक है ना। चलिए प्रश्न संख्या 36 है कि कविता हमारे प्रपूर्ण क्षणों की वाणी है, किसने कहा है। तो आपको बताया गया था, है ना, कि प्रपूर्ण क्षण पंथ, पंथ का प्रपूर्ण, ध्यान में रखिएगा। तो प्रश्न संख्या 36 का विकल्प सी पंथ इज राइट आंसर। पा से प्रपूर्ण है और पा से पंथ है, तो प्रश्न संख्या 36 का विकल्प सी पंथ इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए सॉरी मित्रों, प्रश्न संख्या 36 है कि मैं नीर भरी दुख की बदली, यह कथन किसका है। तो मैं नीर भरी दुख की बदली हूँ, हे देवी मैं नीर भरी दुख की बदली हूँ, आप मेरे दुख को काटिए। तो मैं नीर भरी दुख की बदली, दिमाग में रखिएगा, महादेवी वर्मा। विकल्प ए इज राइट आंसर। तो 37 का ए आपने देखा कि मैं नीर भरी दुख की बदली, है ना, मैं नीर भरी दुख की बदली हूँ देवी के सामने, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 38 है कि हिंदी काव्य में आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है। तो सब लोग रटे होंगे, विकल्प ये आधुनिक मीरा, मीरा देवी, मीरा देवी, दिमाग में रखिएगा, महादेवी मीरा, माँ से मीरा, माँ से महादेवी, ठीक है ना। तो प्रश्न संख्या 38 का विकल्प ये महादेवी वर्मा इज राइट आंसर। और देखेंगे तो ये बड़े साधारण से प्रश्न हैं, लेकिन ये विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो इसलिए इसको भी आपको देखना है और इसको रटना है। इससे संबंधित जो प्रश्न बनते हैं उसे भी आप देखते हुए चलेंगे तो निश्चित रूप से आपको बहुत लाभ मिलेगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 39 है कि छायावाद युग का प्रवर्तक किसे माना जाता है। तो बिल्कुल अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो बिल्कुल आप कह सकते हैं प्रश्न संख्या 39 का विकल्प ये जयशंकर प्रसाद इज राइट आंसर, है ना। यानी कि जयशंकर प्रसाद जी को बात करें तो इलाचंद जोशी और ढेर सारे अन्य विद्वानों ने, है ना, छायावाद का प्रवर्तक माना है। पंत को बात करते हैं, सुमित्रा नंदन पंत को किसने माना है। तो देखो जो नंद होती, नंदों में नंद दुलारी होती है, तो नंद दुलारे वाजपेयी जी ने कहा कि पंत प्रथम है ना। अब बात आती है तो माखनलाल चतुर्वेदी को, है ना, प्रभाकर माचवे कहते हैं। पंत को दुलारे जी ने भी आप देखा ही है ना। और मैथिली शरणगुप्त तथा मुकुटधर पांडे को रामचंद्र शुक्ल जी ने प्रथम जो है छायावाद का प्रवर्तक माना है। तो आप इसको भी ध्यान में रख लीजिएगा कि रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार मैं किसका बोले सर मुकुट लगा कर आया, तो मैं राम का मुकुट, यानी कि रामचंद्र शुक्ल जी ने मैथिली शरणगुप्त को और मैं क्या किया, मुकुट लगा कर आया हूँ, तो मैथिली शरणगुप्त को और मुकुटधर पांडे को माना है। इधर आ जाएंगे जयशंकर प्रसाद, तो जयशंकर को इलाचंद जोशी ने माना है ना। नंद दुलारे वाजपेयी ने नंद दुलारे वाजपेयी ने किसको माना है, ध्यान में रखिएगा, नंद दुलारे वाजपेयी ने पंत को माना है। और प्रभाकर माचवे ने बिल्कुल माखनलाल चतुर्वेदी को माना है। तो ये सब चीज़ें दिमाग में रख लीजिएगा, कभी कभी प्रश्न यहाँ से बन जाता है। तो छायावादी प्रवर्तक विकल्प ये जयशंकर प्रसाद इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 40 है कि प्रकाशन वर्ष की दृश्य रचनाओं का सही अनुक्रम लगाना है। तो ध्यान में रखेंगे, निहार की बात करेंगे तो 1930 में है, रश्मि 1932 में है, नीरजा 1934 में है, और दीपशिखा की बात करते हैं तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, दीपशिखा 1942 में है। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 40 का विकल्प डी इज राइट आंसर, इसको सही से मिला सकते हैं। प्रश्न संख्या 41 है, निम्नलिखित में निराला की व्यंग्य परक कविता कौन सी है। अब व्यंग्य वाली रचना कौन सी होगी, बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। प्रश्न संख्या 41 का विकल्प बी कुकुरमुत्ता इज राइट आंसर। और कुकुरमुत्ता रचना का प्रकाशन जो है 1942 में हुआ था, इसे ध्यान में रखिएगा। तुलसीदास 1938 में, सरोज स्मृति की बात करते हैं तो 1935 में, है ना। कहते हैं सरोज की स्मृति होती है तो 3-5 सोचने लगते हैं, 3-5 ध्यान में रखिएगा, 1935 में लिखा गया, इसे ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए तो प्रश्न संख्या 41 का विकल्प बी कुकुरमुत्ता इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 43 है, निराला की बादल राग कविता का संबंध है। अब बादल राग कविता का जो संबंध होगा, विकल्प डी प्रकृति के सौंदर्य से इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 43 है कि पंत को किस काव्य कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो आप समझ रहे हैं, पास से पंत चिदम्बरा। पहला
पास से पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 में किसको मिला? पंत को मिला। किस पर मिला? पहली बरा फॉर चिदम्बरा। तो पहली बार किसको मिला? पंत को मिला। बरा हमारे चिदम्बरा पर मिला है, पहली बार मिला है। क्या मिला है? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। कब मिला है? 1968 में। इसे ध्यान में रखिएगा। तो प्रश्न संख्या 43 का विकल्प बी चिदम्बरा इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 44 है कि महादेव वर्मा की किस कृति में जीव जंतुओं और पशु पक्षियों का वर्णन है? तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, है ना। जीव जंतु पशु पक्षी का वर्णन किसमें हुआ है? महादेव वर्मा जी को आप जान रहे हैं ना कि बिल्कुल उन्होंने सबको लेकर के, है ना, एक परिवार बना लिया था, मेरा परिवार, है ना। तो मेरे परिवार में कौन है? सभी बोले सर मेरे परिवार में जीव जंतु पशु पक्षी सब कुछ है। इसे ध्यान में रखिएगा। और जब मेरे परिवार की बात आप करेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें सब लोग भरे हुए हैं, है ना। और इसके जो पात्र हैं उसे भी ध्यान में रख लीजिएगा, है ना। कभी कभी पूछ लेता है, जैसे गिल्लू गिलहरी है, ध्यान में रखिएगा, गा से गिल्लू गा से गिलहरी। सोना हिरनी है, दुर्मुख खा खरगोश है, गा गोरा गोरी गाय गोरा गाय, नीलू कुत्ता है, निक्को नेवला है, रोजी कुतिया है, रानी घोड़ी है, इत्यादि सबको ध्यान में रखिएगा। कभी कभी इनके जो पशु पक्षी हैं उनके नाम को भी परीक्षा में पूछ लिया जाता है, तो इसको भी आप देख लीजिएगा और आपको आवश्यकता हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 45 है कि स्थूल छायावाद का पूर्वाभास किस कवि की रचनाओं में मिलता है ना। तो देखिए, जब आप मुकुट लगा लेंगे ना, थोड़ा सा छाया का भास आपको मिल जाएगा। तो बिल्कुल प्रश्न संख्या 45 का पूर्वाभास विकल्प ए मुकुटधर पांडे इज राइट आंसर, है ना। मुकुट लगाएंगे तो आपको छाया का आभास होगा। ठीक है ना, ध्यान में रखिएगा, मुकुटधर पांडे इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 46 है चित्रात्मक भाषा एवं लाक्षणिक पदावली किस युग की है? अब चित्रात्मक भाषा और लाक्षणिक पदावली की बात करेंगे तो विकल्प ये छायावाद इज राइट आंसर। ठीक है ना, तो छायावाद की विशेषता है चित्रात्मक भाषा और लाक्षणिक पदावली। ठीक, चलिए। प्रश्न संख्या 47 है कि आधुनिक काल के किस काव्य धारा में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है ना। तो किसमें रहस्यवाद की भावना पाई जाएगी? विकल्प बी छायावाद इज राइट आंसर। छायावाद में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है, इसको ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 48 है कि निराला जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो सब लोग जान रहे हैं निराला जी का जन्म जो है महिषादल, बंगाल का एक स्थान है महिषादल, मेदिनीपुर में इनका जन्म हुआ था। 1899 ईस्वी में हुआ था और 1961 ईस्वी में इनका देहांत हुआ था, इसे ध्यान में रख सकते हैं। इनकी पत्नी का नाम था मनोहरा, पुत्री का नाम था सरोज, राम सहाय त्रिपाठी इनके पिता थे। ठीक है ना, तो बिल्कुल आपने सही समझा। प्रश्न संख्या 48 का विकल्प सी बंगाल इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 49 है कि निराला की निम्नलिखित कविताओं में से कौन लंबी कविता नहीं है? तो देखिए, सब रचनाएं इनकी लंबी हैं और विकल्प ये भिक्षुक जो है इनकी लंबी कविता नहीं है, इसे ध्यान में रखिएगा। कुकुरमुत्ता लंबा होता है, राम की शक्ति पूजा, है ना। तो राम की शक्ति किसमें बोले? कृतिवास रामायण में वास करती है ना, सरोज स्मृति, ध्यान में रखिएगा। तो भिक्षुक इनकी लंबी कविता नहीं है। प्रश्न संख्या 49 का विकल्प ये भिक्षुक इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 50 है कि हृदय की मधुभार काव्य रचना है। अब हृदय की मधुभार, है ना, बिल्कुल राम जैसा हृदय होना चाहिए, तो रामचंद्र शुक्ल, या हृदय जो होगा ना वो शुक्ल होना चाहिए, साफ होना चाहिए, शुक्ल। हृदय का मधुभार शुक्ल होना चाहिए, शुक्ल फार, है ना, शुक्ल जी की कृति है, इसे ध्यान में रखिएगा। तो प्रश्न संख्या 50 का विकल्प ये शुक्ल इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 51 है कि पंचवटी प्रसंग काव्य के रचयिता हैं, यानी कि पंचवटी प्रसंग काव्य किसका है? तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, विकल्प बी निराला इज राइट आंसर। और एक पंचवटी रचना है, केवल पंचवटी है, तो पंचवटी मैथिली शरण गुप्त जी की है, 1925 में लिखी गई कृति है। तो ध्यान में रखिएगा, जब प्रसंग आ जाएगा तो प्रसंग निराला होता है। पंचवटी का प्रसंग बड़ा निराला है और पंचवटी मैथिली की है। पंचवटी में मैथिली रहती थी, तो मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है और वो नायक प्रधान है, लक्ष्मण जी की चरित्र का वर्णन उसमें किया गया है। इसके पूर्व वाले क्लास में आप लोगों ने देखा था। ठीक है, चलिए। तो प्रश्न संख्या 51 का विकल्प बी निराला इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 52 है कि आकाश गंगा काव्य संग्रह किसका है? आकाश गंगा, है ना, बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। प्रश्न संख्या 52 का विकल्प सी राम कुमार वर्मा इज राइट आंसर। आकाश में गंगा देखो भैया, राम कुमार, आकाश में गंगा राम कुमार। ठीक है, चलिए।
प्रश्न संख्या 53 है कि सप्तपदा किसकी कृति है? तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, सप्तपदा विकल्प सी महादेव वर्मा इज राइट आंसर। ठीक है ना, तो सप्तपदा महादेव वर्मा इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 54 है कि रबड़ छंद या केचुआ छंद किस कवि की कविताओं को लक्ष्य रखकर कहा गया है? तो रबड़ छंद होगा या केचुआ छंद होगा तो बड़ा निराला होगा। निराला फार निराला जी की कविता को ध्यान में रख करते हुए उनके छंदों को रबड़ केचुआ छंद कहा गया है। ठीक है ना, तो प्रश्न संख्या 54 का विकल्प सी निराला इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 55 है कि जयशंकर प्रसाद की किस कृति को पहले ब्रजभाषा में बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित किया गया था? तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं, है ना। अगर आपको किसी से बहुत प्रेम होगा ना, तो भैया जब प्रेम बहुत होगा तो पहले ब्रजभाषा में, फिर उसको कहाँ पर ले जाएंगे? खड़ी बोली में ले जाएंगे। तो प्रेम पथिक, और पथिक को भी देखते होंगे ना कि जो पथिक होता है ना, पहले ब्रज में जा सकता है, फिर खड़े खड़े जा सकता है, ध्यान में रखिएगा। तो जो पथिक होगा वही बार बार, ठीक है ना, तो दिमाग में रख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 55 का विकल्प ए प्रेम पथिक इज राइट आंसर, और प्रेम पथिक की रचना 1914 में की गई है, इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 56 है कि निराला जी की जूही कली उदाहरण है ना। अब जूही कली की बात करते हैं, निराला जी की रचना 1916 में लिखी गई है। यही जूही की कली निराला जी की कविता थी, जिसे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने अपने पत्रिका यानी कि सरस्वती में छापने से इनकार कर दिया था, वापस कर दिया था, लौटा दिया था, मना कर दिया था। ये किस प्रकार की कविता थी, है ना? तो बिल्कुल विकल्प सी मुक्त छंद की थी, तभी तो लौटा दिया था। ठीक है ना, तो प्रश्न संख्या 56 का विकल्प सी मुक्त छंद इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 57 है कि पंत की पहली रचना है। अब पहली रचना होगी भैया, तो बिल्कुल आपको सबसे पहले क्या करना है? गिरजा के मंदिर में जाओगे सबसे पहले, तो सबसे पहले क्या करोगे भैया, है ना? पट्ट से क्या करोगे? गिरजा का घंटा बजाओगे। पट्ट से क्या करेंगे? बोले सर पहले गिरजा का घंटा बजाएंगे। तो गिरजा का घंटा फार गिरजा का घंटा, इसे ध्यान में रखिएगा, है ना। 1916 में पंत जी द्वारा लिखी गई रचना है, 1916। ठीक है, चलिए। तो प्रश्न संख्या 57 का विकल्प सी गिरजे का घंटा इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 58 है कि छायावाद में वक्रता का वैभव मिलता है, प्रसाद के काव्य में निम्नलिखित में से किसका उत्कर्ष मिलता है? कह रहे अगर छायावाद में वक्रता का वैभव है तो प्रसाद के काव्य में किस चीज़ का वैभव मिलेगा? तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं, है ना। तो प्रसाद के काव्य में अभिव्यंजना मिलती है। प्रश्न संख्या 58 का विकल्प बी अभिव्यंजना इज राइट आंसर, है ना। छायावाद में वक्रता है तो प्रसाद के काव्य में अभिव्यंजना है, इसे ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 58 का विकल्प बी को सही करिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 59 है कि केवल सूक्ष्मगत सौंदर्यगत सत्ता का राग कहकर छायावाद का किसने विरोध किया? तो देखिए, केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग करके विरोध करने वाली कोई नहीं है, देवी हैं, देवी फार महादेव वर्मा। तो प्रश्न संख्या 59 का विकल्प बी महादेव वर्मा इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 60 है कि बांधो न नाव इस ठाव के लेखक कौन है? बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, बांधो न नाव इस ठाव, है ना, उपेंद्र नाथ अस्क हैं। कौन है? उपेंद्र नाथ अस्क हैं। और अगर इसी में केवल लग जाता बंधु, बांधो न नाव इस ठाव बंधु, तब विकल्प बी निराला इज राइट आंसर। इसे ध्यान में रखिएगा। बांधो न नाव इस ठाव तो उपेंद्र नाथ अस्क हैं। अब बांधो न नाव इस ठाव बंधु लग जाए केवल, बस, तो बंधु निराला है। बंधु निराला होते हैं, सबके बंधु, आपके बंधु, हमारे बंधु। तो बंधु निराला, निराला फार निराला, ध्यान रखिएगा। अगर बांधो न नाव इस ठाव बंधु लग जाए निराला, और नहीं तो उपेंद्र नाथ अस्क इज राइट आंसर। तो प्रश्न संख्या 60 का विकल्प ये उपेंद्र नाथ अस्क इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 61 है कि प्रसाद की काव्य कृतियों का सही अनुक्रम है। प्रसाद जी की काव्य कृतियों का सही अनुक्रम अगर देखेंगे तो बिल्कुल आप सही कह सकते हैं कि झरना एक थे 1918 में, उर्वशी, है ना, तो उर्वशी 9 में रचना है। बिल्कुल आप इधर पे आएंगे, विकल्प सी पे आएंगे। उर्वशी 1909 में लिखी गई रचना है, झरना 1918 में, आंसू 1925 में। कहते हैं आंसू तू पहुँच, है ना, और लहर बिल्कुल तिरछी चलती है, तो 1933 में। बिल्कुल प्रश्न संख्या 61 का विकल्प सी इज राइट आंसर। ठीक है ना। उर्वशी 9, उर्वशी तुम वन में मिलने गई थी, बोलती थी नो 1909 में। झरना एक ठे होता है 1918 में। आंसू तू पहुँच लो भैया 25, और लहर, है ना, 33 में, ध्यान में रखिएगा। तो प्रश्न संख्या 61 का विकल्प सी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 62 है कि विश्वचंद्र पंत जी के निम्नलिखित काव्य संग्रहों का प्रकाशन वर्ष जो है सही से सुमेलित करना है।
तो देखिए पहले पल्ला है, फिर बीड़ा है, फिर गुंजन है, फिर स्वरकीर्त है। सारे रचनाओं का क्रम तो बिल्कुल सही है, बस इनको मिलाना है कि सन। देखिए पल्लों की बात करते हैं तो 26 में, बीड़ा 27 में, गुंजन होगी तो भैया 36 में, ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पे आप 36 कर सकते हैं। और स्वरकीर्त की बात करते हैं तो 47 में, ऐसे दिमाग में बैठा लीजिएगा। 26, 27, 36 और 47। तो प्रसंख्या बिल्कुल आपने देख लिया कि किसको कहाँ पर मिलाना है। अगर इसको मिलाने की बात आ जाएगी तो विकल्प बी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए प्रसंख्या 63 है कि गीत गुंज किस कवि की रचना है। अब गीत गूंजती है, और गीत अगर गूंजने लगे तो भैया क्या होगा, बोले सर बहुत है ना निराली बात होगी। गीत का गूंजना बहुत निराली बात होती है ना, तभी तो गुंजार होता है, गुंजार कराते हैं, हलो हलो करते हैं ना, गूंजे। तो गीत गुंज निराली होती है, निराली फा निराला जी की रचना है, इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न 64 है कि पंत के काव्य रचनाओं का सही अनुक्रम, यानी कि पंत जी के काव्य रचनाओं का सही अनुक्रम। सबसे पहले पंत जी ने पल्लव लिखा, फिर गुंजन लिखा, फिर युगांत लिखा, फिर ग्राम्य लिखा, इसे ध्यान में रखिएगा। और निश्चित रूप से आपको यही रचना का क्रम जो होगा सही होगा, पल्लव, गुंजन, युगांत और ग्राम्य। तो प्रश्न संख्या 64 का विकल्प बी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 65 है कि रचना काल के अनुसार काव्यों का सही क्रम क्या है। फिर देखिए रचना काल के अनुसार कह रहे काव्यों का सही अनुक्रम क्या होगा। ठीक है ना, आंसू 18 में है, इसे ध्यान में रखिएगा। कामायनी आ जाएगी, फिर लहर आ जाएगी, फिर कानन कुसुम आ जाएगा, कानन कुसुम 13 है ना, तो बिल्कुल 13 हो जाएगा। फिर आंसू 25 में हो जाएगा, कामायनी हो जाएगी, और यह फिर यहाँ पे आइएगा कानन कुसुम, ध्यान में रखिएगा। तो प्रश्न संख्या 65 पे अगर जाएंगे तो निश्चित रूप से विकल्प डी पे आपको जाना पड़ेगा। विकल्प डी देखिए, कानन कुसुम है ना, तो बिल्कुल 13, आंसू 25 में, लहर 33 में और कामायनी 35 में, ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल मिलता जुलता है। कानन कुसुम कहता है 13 है, 1913 में लिखी गई। आंसू तू पूछ ले भैया, तू पूछ तू 5, लहर 33, 3, कामना करते हैं कि भैया 3, 5 ना हो, 1935 में। तो प्रश्न संख्या 65 का विकल्प डी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 66 है कि उत्तरायण महाकाव्य के रचनाकार हैं, बिल्कुल राम कुमार वर्मा इज राइट आंसर। और आप देखते होंगे कि उत्तर रामायण में ही लोग मिलते भी हैं, राम के कुमार, लव और कुश, ध्यान में रखिएगा। तो उत्तरायण महाकाव्य को भी दिमाग में बैठा लीजिएगा, राम कुमार वर्मा। और उत्तर में, उत्तरकांड में भी वही लोग मिलते हैं, राम के कुमार, राम और लक्ष्मण, राम के कुमार दोनों, लव और कुश। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 66 का विकल्प बी राम कुमार वर्मा इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 67 है कि प्रकाशन के अनुसार इन रचनाओं को सही मिलाना है। अब प्रकाशन के अनुसार अगर रचनाओं को मिलाना हो तो निश्चित रूप से विकल्प डी पे आप जाइएगा। अनामिका की बात करते हैं तो 23 में लिखी गई है, 1923 में। पल्लव 28, 2 पल्लव ले लीजिए, 2 पल्लव, 2-3 लोगों का नाम तो ऐसे होता, नाम होते हैं। लहर की बात की थी अभी 33 चलती है। और नीरजा की बात करते हैं तो 1935 में, ध्यान में रखिएगा। निश्चित रूप से आपका एक क्रम बन जाएगा। तो प्रश्न संख्या 67 का विकल्प डी अनामिका, पल्लव, लहर और नीरजा इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 68 है कि छायावाद के समर्थन में सबसे पहला लेख लिखने वाले लेखक हैं। अब छायावाद के समर्थन में सबसे पहले लेख किसने लिख दिया, ठीक है ना, तो बिल्कुल अभी आप देख रहे हैं कि मुकुटधर पांडे इज राइट आंसर। सबसे पहले इनकी रचनाओं में है ना छायावाद का आभास होता है, छायावाद का भान होता है इनमें, है ना, तो बिल्कुल छायावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग इन्होंने किया है ना, तो बिल्कुल प्रश्न संख्या 68 का विकल्प बी मुकुटधर पांडे इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 69 है कि अग्निपथ के पार चंदन चांदनी का देश किसकी पंक्ति है। कि अग्निपथ के पार है ना चंदन चांदनी का देश किसकी पंक्ति है ना, तो बिल्कुल विकल्प बी महादेवी वर्मा इज राइट आंसर। अग्निपथ को पार करके कहाँ पर जाना है, चांदनी के देश में जाना है जहाँ पर देवी रहती है। तो हे प्रभु अग्निपथ के पार कराओ, अग्निपथ के पार करके चंदन चांदनी के देश में महादेवी के पास जाना है। तो ध्यान में रखिएगा कि अग्निपथ को पार करके चंदन चांदनी देश है, किसके देश, चंदन चांदनी के देश में महादेवी से मिलने जाना है। ऐसा कुछ किलो बना लीजिएगा, आसानी से आपका हल हो जाएगा प्रश्न। तो प्रश्न संख्या 69 का विकल्प बी महादेवी वर्मा इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 70 है कि अंग्रेजी स्वतंत्रतावादी काव्य का प्रभाव हिंदी की किस काव्यधारा पर दिखाई देता है ना, तो अंग्रेजी की बात करते हैं, बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, किस पर दिखाई देगा, विकल्प सी
छायावाद इज राइट आंसर। ठीक है ना, इसे ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 71 है कि छायावाद की निम्नलिखित विशेषताएं हैं, कौन कौन सी विशेषताएं हैं, इसे ध्यान में रखिएगा। तो बिल्कुल आप कह सकते हैं कि विकल्प ए, छायावाद में आत्मानुभूति की अभिव्यक्ति होती है, बिल्कुल सही है। विकल्प 2 है साम्राज्य के प्रति विद्रोह होता है, ये भी आप देख सकते हैं। विकल्प सी, सौंदर्य के प्रति अत्यधिक आकर्षण होता है। और विकल्प 4 की बात करते हैं तो छायावाद रहस्यवाद का पर्याय है। ठीक है ना, तो बिल्कुल आप निश्चित रूप से कह सकते हैं कि विकल्प है ना, यहाँ पर आएंगे अगर आप कूट में, तो कूट को देख करके आप इसको सही कर सकते हैं। विकल्प डी में आइएगा और डी से आप इसको सही लगा सकते हैं कि 3, 2, 3 सही है, लेकिन आंशिक रूप से 4 सही है। तो प्रश्न संख्या 71 का विकल्प डी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 72 है कि रचनाकाल कृति से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम क्या होगा। ठीक है ना, अब सही अनुक्रम अगर आपको लगाना होगा तो विकल्प डी पे जाइएगा। पल्लव 2-3 ठे होता 23 में, कामायनी 1935 में, दीपशिखा 1942 में और कुकुरमुत्ता भी 1942 में है। तो बिल्कुल आप प्रश्न संख्या 72 का विकल्प डी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 73 है कि निराला की रचनाओं का सही अनुक्रम लगाना है। तो देखिए, अनामिका की बात करते हैं तो 23 में है, परिमल की बात करते हैं परिमल 30 में है, गीतका की बात करते हैं तो 1936 में है, कुकुरमुत्ता की बात करते हैं तो 1942 में है। इसे ध्यान में रखिएगा। और निश्चित रूप से प्रश्न संख्या 73 का विकल्प ए, अनामिका, परिमल, गीतका, कुकुरमुत्ता इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 74 है कि कामायनी के सर्गों का सही अनुक्रम होगा। अब ना, तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। तो सबसे पहले व्यक्ति को चिंता होती है, उसके बाद आशा होगी, और आशा होगी तो श्रद्धा होगी, और श्रद्धा होगा तो काम करना पड़ेगा, काम। तो बिल्कुल पहली चिंता, दूसरी आशा, तीसरी श्रद्धा और चौथा काम, है ना। और 5वां वासना हो जाएगा। छठा की बात करते हैं, छठा क्या होता है, बिल्कुल, है ना, छठ, किसी को देखेंगे छठ है, छठा क्या होता है, बिल्कुल छठा लज्जा, है ना। 5वां वासना होगा, छिच्छी करते हैं, छिच्छी देखेंगे, लज्जा आएगी। 7 कर्म करो, कर्म 7वां कर्म है। 8 है ना, ध्यान में रखिएगा। 1 लोग तो आपसे ईर्ष्या करेंगे, 8वां ईर्ष्या है। जब कर्म करोगे तो 1 लोग आपसे ईर्ष्या करेंगे। ईडा, नो, कहते तुम्हारी बुद्धि ईडा है, बोले नो, 9वां ईडा है। स्वप्न 10 में 10वां स्वप्न है। संघर्ष एक एक करके 11 लोगों से संघर्ष होता है। दोबारा क्या करो, निर्वेद करो, कोई काम नहीं हो रहा है तो दोबारा निर्वेद करो। 13 दर्शन, 13वां दर्शन है। 14 रहस्य होता है और 15 आनंद है। तो सारे दर्शन को मैंने बिल्कुल इसके पूर्व आप देख सकते हैं, जब हम लोग छायावाद की क्लास पढ़ रहे थे तो प्रसाद जी की क्लास में आप जाके देख सकते हैं, ट्रिक से है, अंगुलियों पर आपको याद हो जाएगा। ठीक है ना। तो प्रश्न का 74 का विकल्प है सी, चिंता, आशा, श्रद्धा, काम इज राइट आंसर। प्रश्न का 75 की दोहे की कली कविता किस कब की है। जूही की कली बड़ी निराली होती है, निराली फार की रचना है, 1916 में है, और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इसको मना कर दिया था। ठीक है ना, अपने सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित करने से। ठीक है, तो बिल्कुल आपने सही समझा। प्रश्न का 75 का विकल्प बी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 76 है कि निम्नलिखित काव्य संग्रहों का प्रकाशन सही अनुक्रम की दृष्टि से क्या होगा। अब 76 पर अब जब आप आएंगे तो बिल्कुल ग्रंथि 20 में, बीड़ा 27 में, पल्लव की बात करते हैं तो पल्लव तो भैया 28 और गुंजन 36 की होती है। तो बिल्कुल आप कह सकते हैं 20, 27, 28 और 36। तो प्रश्न संख्या 76 का विकल्प सी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 77 है कि प्रसाद की प्रलय की छाया में विषय वस्तु केंद्रित है। प्रलय की छाया है ना, प्रसाद की रचना है प्रलय की छाया। अब उसमें कौन सी चीज़ केंद्रित है। तो विकल्प डी आप कह सकते हैं कि रानी कमलावती का पश्चाताप का वर्णन किया गया है, प्रलय की छाया, है ना। कौन, बोले रानी कमलावती का पश्चाताप इज राइट आंसर। तो प्रश्न संख्या 77 का विकल्प डी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 78 है कि निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम कौन सा होगा। अब कृतियों का सही अनुक्रम अगर आपको लगाना है तो बिल्कुल सबसे पहले कौन सी कृति आई, इसके बाद कौन सी आई, तो आप अगर देखेंगे तो विकल्प सी, आंसू की बात करते हैं 1925 में, ध्यान में रखिएगा। ग्रंथि की यहाँ पे थोड़ा सा विकल्प गलत हो गया है, ग्रंथि विकल्प सबसे पहला आना चाहिए। ग्रंथि 20 में, फिर आंसू 25 में आना चाहिए था, फिर नए पत्ते आना चाहिए था और फिर ये आना चाहिए था। तो इस हिसाब से देखा जाए कोई विकल्प बहुत सही नहीं है। सबसे पहले आप कह सकते हैं ग्रंथि, ग्रंथि किसी में नहीं दिया है,
वो ग्रंथि 1920 में रचना है, तो इसको तो हम गलत मान सकते हैं। ठीक है ना। चलिए, प्रश्न संख्या 79 है कि हिमकृतनी किसकी रचना है। तो हिमकृतनी जो होती है माखन सी होती है, इसे ध्यान में रखिएगा। माखन सी हिमकृतनी होती है, इसे बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, और 1943 में लिखी गई है। तो हिमकृतनी माखन सी माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना है। प्रश्न संख्या 80 है कि निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम क्या होगा। अब काव्य कृतियों का सही अनुक्रम अगर आपको करना है 80 का, तो क्या होगा, इसके हिसाब से आपको सही करना है। सबसे पहले भारत भारती 1912 में। पल्लव की बात करते हैं, अभी आपने देखा पल्लव, बोले सर पल्लव कितना, बोले सर पल्लव 2 ही होगा 28 में। अनामिका की बात करते हैं तो 38 है ना। दीपशिखा की बात करते हैं तो 1942 में। तो बिल्कुल प्रश्न संख्या 80 का विकल्प डी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 81 है कि निम्नलिखित कवियों और कृतियों को उनके साथ सम्मिलित करना है। तो कवि और उनकी कृतियों को सम्मिलित करना है। सुमित्रानंदन पंत की बात करते हैं तो बिल्कुल आपने सही देख लिया, 2 स्वर्ण धूल इज राइट आंसर। जयशंकर प्रसाद की लहर हो गई 1933 में, ध्यान में रखिएगा। निराला की बात करते हैं है ना, तो बिल्कुल निराला है। अर्चना आराधना सब देख रहे हैं है ना, तो बिल्कुल अर्चना इनकी निराली है जो कि 50 साल की। हरबंस राय बच्चन की बात करते हैं तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, बच्चन जी की रचना है। कौन, एकांत में संगीत। बच्चे जब कभी है ना संगीत गाते हैं तो एकांत में बैठ गाते हैं। एक रचना आप देख पा रहे हैं बाबरा अहेरी। अब बाबरा अहेरी है ना बिल्कुल अगेय है। जब कोई बाबरा अहेरी घूमता रहता है तो अगेय रहता है, पता नहीं क्या खोज रहा है, क्या ढूंढ रहा है। बाबरा है अहेरी, ध्यान में रखिएगा, अगेय है। तो इस प्रकार से आप इसको बैठा सकते हैं। और अगर इस हिसाब से बैठाना होगा तो निश्चित रूप से प्रश्न संख्या 81 का विकल्प डी इज राइट आंसर। विकल्प डी इज राइट आंसर। ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 82 है कि शेर सिंह का शास्त्र समर्पण के रचनाकार हैं। अब शेर सिंह का शास्त्र समर्पण के रचनाकार कौन है। अब शेर सिंह के पास शास्त्र है तो बिल्कुल जयशंकर प्रसाद। शेर जयशंकर। जो शेर होगा सिंह जैसा होगा, उसके पास शस्त्र भी होगा, तो भैया वो जयशंकर करेगा, जयशंकर। ठीक है। तो प्रश्न संख्या 82 का विकल्प डी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 83 है कालक्रम के दृश्य कौन सा है ना सही है। कालक्रम के हिसाब से मिलाना है प्रश्न संख्या 83 को, तो बिल्कुल आप सही कर सकते हैं कि प्रश्न संख्या 83 का विकल्प भी। निहार की बात करते हैं 1930 में, रश्मि 1932 में, दीपशिखा 34 में और चांदनी 1936 में। तो बिल्कुल प्रश्न संख्या 83 का विकल्प बी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 84 है कि सही कृति का पहचानिए, यानी सही क्रम जो है कृतियों का उसको पहचान करना है। तो इसको देखेंगे तो 3-4 बार आ चुका है। पल्लव ध्यान में रखिएगा, इसके बाद गुंजन, इसके बाद युगांत, इसके बाद युगवाणी। तो बिल्कुल प्रश्न संख्या 84 का विकल्प ए इज राइट आंसर। ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 85 है कि सबका निचोड़ लेकर तुम सुख से सुखे जीवन में, बरसों प्रभात हिमकंसा आंसू इस विश्व सदन में। उक्त काव्य पंक्तियाँ किसकी हैं। सबका निचोड़ ले लीजिए है ना, और सबका निचोड़ लेकर के क्या करो, जयशंकर प्रसाद, जयशंकर करो है ना। सबका निचोड़ ले लीजिए, तुम सुख दुख से सुख के जीवन में, बरसों प्रसाद, और नाम लीजिए जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद जी की ये पंक्ति है। ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 86 है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना सुमित्रानंद पंत की नहीं है। तो सुमित्रानंद पंत जी की बात करेंगे तो गीत की गुंज निराली होती है, निराला जी की रचना है। बाकी युगपथ, उत्तरा और अतिमा ये रचनाएँ पंत जी की हैं। तो प्रश्न संख्या 86 का विकल्प डी इज राइट आंसर। आगे है प्रश्न संख्या 87 है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना महादेव वर्मा की नहीं है। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं कि महादेव वर्मा जी की रचना कौन सी नहीं है ना। महादेव वर्मा जी की कौन सी रचना है ना, विकल्प डी नीरजा इज राइट आंसर। ठीक है ना। बीड़ा पंत जी की है, और निशा की बात करते हैं तो निशा निमंत्रण एक रचना है ना बच्चन जी का। गीतका की बात करते हैं तो गीतका आप देखेंगे निराला जी की रचना है। तो आपने क्या देखा कि महादेव वर्मा जी की कौन सी रचना है, विकल्प डी नीरजा इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 88 है कि फिर परियों के बच्चे से हम सुबह शिव के पंख पसार, समुद्र पैरते सुच ज्योत्सना में पकड़, इंद्र के कर सुकुमार। इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन हैं। तो प्रश्न संख्या 88 का अगर देखा जाए तो बिल्कुल विकल्प ए सुमित्रानंद पंत इज राइट आंसर। ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 89 है कि
प्रकाशन वर्ष के अनुसार जो है रचनाओं को सही क्रम में लगाना है, जो कि उस विद्यानंद सूर्यकांत पंडित जी की पंक्ति रचनाएं हैं। तो गीत का बिल्कुल अणिमा, अर्चना और आराधना। तो बिल्कुल अगर आप देखेंगे गीत का की बात किया जाए तो गीत का तो भैया है ना, आप इसको अच्छी तरह समझते हैं कि गीत का अनामिका है ना। तो जैसे गीत का की बात आ जाएगी 1931 में, ध्यान में रखिएगा। अनामिका अणिमा की बात आएगी तो अणिमा आप देख सकते हैं कि 43 की है, अर्चना 50 और आराधना की बात करते हैं तो 53 में। ठीक है ना, इसे ध्यान में रखिएगा। तो प्रश्न संख्या 89 का विकल्प ए इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 90 है कि निम्नलिखित कविताओं को उनके प्रकाशन के साथ सुमेलित करना है ना। विकल्प ये है कुकुरमुक्ता। कुकुरमुक्ता को हमने बताया था 42 बार। ठीक है ना। इसके बाद हुंकार की बात करते हैं तो हुंकार को हमने बताया था कि तीनों से करिए, तीनों से हुंकार करिए, तन मन धन। ठीक है ना। और भग्नदूत का हमने बताया था कि दूत क्या है, तन मन धन से, तीनों से दूत भग्न है ना, 33 में। और प्रेम संगीत है ना भैया, साथ साथ रखो, 1937 में। तो बिल्कुल आप इस हिसाब से इसको अगर बैठाएंगे तो निश्चित रूप से इसका विकल्प डी इज राइट आंसर होगा। ठीक है ना, विकल्प डी इज राइट आंसर। तो प्रश्न संख्या 90 का विकल्प डी सही है। प्रश्न संख्या 91 है जयशंकर प्रसाद के निम्नलिखित काव्यकृतियों का सही अनुक्रम क्या होगा। जयशंकर प्रसाद जी की बात करेंगे तो ध्यान में रखिएगा है ना। तो कानन कुसुम है, झरना है, आंसू है, तो विकल्प डी होना चाहिए है ना। क्यों? क्योंकि कानन कुसुम 1913 में लिखा गया, झरना 1918 में, आंसू 1925 में और लहर 1933 में। तो बिल्कुल प्रश्न संख्या 91 का विकल्प डी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 92 है कि काम मंगल से मंडित श्रेय सर्ग इच्छा का है परिणाम, तिरस्कृत कर उसको तुम भूल बनाते हो असफल भवधाम। उपयुक्त पाक पंक्तियाँ कामायनी के किस सर्ग से ली गई हैं। अब कामायनी में कुल 15 सर्ग, कामायनी 1935 में लिखी गई, किसकी रचना है? बिल्कुल प्रसाद जी का महाकाव्य है, शांत रस है ना, ताटंद छंद है। अब कह रहे किस सर्ग से लिया गया है, तो निश्चित रूप से प्रश्न संख्या 92 का है ना विकल्प सी श्रद्धा इज राइट आंसर। और श्रद्धा को कहाँ पे रखते हैं? बोले सर हृदय में रखते हैं, हृदय में। तो ध्यान में रखिएगा, प्रश्न संख्या 92 का विकल्प सी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 93 है कि इनमें से कौन सा जोड़ा सही है। एक जोड़ा सही है, बाकी सब गलत है। तो प्रिप्रवास बिल्कुल हरिओ जी का है। सांद गीत की बात करते हैं तो प्रसाद का तो गलत है, सांद गीत महादेव वर्मा का है। आंसू तू पोछो तो बिल्कुल आप कह सकते हैं प्रसाद की रचना है। साकेत मैथिली गुप्त जी की रचना है। तो निश्चित रूप से प्रश्न संख्या 93 का विकल्प ये प्रिप्रवास इज राइट आंसर। 1914 में लिखा गया है, इसमें 17 सर्ग हैं और बिल्कुल है ना किसके प्रवास का वर्णन किया गया है, तो श्री कृष्ण जी के प्रवास का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 93 का विकल्प ए इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 94 है कि कामायनी में श्रद्धा का किसका प्रतीक है। फिर देखिए श्रद्धा हृदय में रखी जाती है, तो बिल्कुल प्रश्न संख्या 94 का विकल्प सी हृदय इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 95 है कि निम्न में कौन सी रचना उसके रचनाकार का उद्गम सही नहीं है ना। कविता कौमुदी रामनाथ त्रिपाठी की बिल्कुल सही है। हिमकृतनी माखन जैसी होती बिल्कुल सही है। हल्दी घाटी श्याम नारायण की बिल्कुल सही है। रसवंती की बात करते हैं सिया राम शरण गुप्त का नहीं है, बल्कि रसवंती की बात करते हैं तो रामधारी सिंह दिनकर इज राइट आंसर। तो प्रश्न संख्या 95 का विकल्प डी इज राइट आंसर, इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे है प्रश्न संख्या 96 कि इनमें से कौन सा जोड़ा सही है। ध्यान में रखिएगा, महादेव वर्मा का निहार बिल्कुल सही है। मैथिली गुप्त की कामायनी नहीं है, बल्कि कामायनी प्रसाद जी की है। तोड़ती पत्थर निराला जी की है, इसे ध्यान में रखिएगा। और साकेत की बात करते हैं तो मैथिली गुप्त का है। तो बिल्कुल प्रश्न संख्या 96 का विकल्प ए है ना, निहार इज राइट आंसर। निहार महादेव वर्मा जी की रचना है। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 97 है कि निहार की रचना किसने की है। फिर देखिए वही प्रश्न घुमा के आ गया है ना। निहार 1930 में किसने लिखा है, तो बिल्कुल विकल्प ए महादेव वर्मा इज राइट आंसर। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 97 का विकल्प ए महादेव वर्मा इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 98 है कि छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है। तो देखिए स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कब होगा, जब नागेंद्र होगा। तो विद्रोह कौन कर रहे हैं, ये विद्रोह तो नागेंद्र करते हैं। नागेंद्र, डॉक्टर नागेंद्र इज राइट आंसर। ठीक है ना। और स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं है, अब विद्रोह नहीं है तो रामविलास शर्मा, ध्यान में रखिएगा, रामविलास शर्मा ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 98 का विकल्प बी डॉक्टर नागेंद्र इज राइट आंसर।
प्रश्न संख्या 99 है कि कौन सा कवि छायावादी नहीं है? तो बिल्कुल प्रसाद पंत निराला तो हैं, लेकिन विकल्प डी की बात करें जायसी, जो कि छायावादी कवि नहीं है। आप कह सकते हैं कि बिल्कुल भक्तिकाल के कवि हैं। भक्तिकाल में निर्गुण के अंतर्गत आते हैं, और निर्गुण में बात करें तो प्रेमा सरई काव्य के अंतर्गत आ रहे हैं। तो प्रश्न संख्या 99 का विकल्प डी जायसी इज राइट आंसर। और प्रश्न संख्या 100 है कि छायावाद के प्रमुख कवियों में किसमें गीतों की मधुर वेदना की मर्म अभिव्यक्ति अधिक है? किसके काव्य में है? तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि किसके गीतों में सबसे ज़्यादा मधुर और मार्मिक अभिव्यक्ति होगी? तो भैया जो देवी होगा, है ना, उसी की। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं कि देवी के गीत में क्या होता है, मार्मिक वेदना और अभिव्यक्ति होती है। तो प्रश्न संख्या 100 का विकल्प से देवी फॉर महादेव वर्मा जी इज राइट आंसर। तो इस प्रकार से आप इन सभी रचनाओं को आसानी से हल कर सकते हैं। इसके साथ ही जो टेक्निकल चीज़ें हैं उससे भी आप ट्रिक की सहायता से याद कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना। अगले वीडियो में फिर हम इसी तरह से कुछ नए प्रश्नों के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बाय।